दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ, उन्होंने केस लड़ा, उनका टाइम वेस्ट हुआ और एट द एंड उन्होंने मैटर सेटल कर लिया। पर उन्हें लगता है कि सिंपली वर्बली एग्री कर जाने से या फिर लड़ाई ना करने की ठानने से वो मैटर वहीं क्लोज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। मैटर सेटल होने के बाद भी जो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन होना बचा होता है उसे कहते हैं सेटलमेंट एग्रीमेंट। और अगर आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट वीक हुआ तो डिस्प्यूट दोबारा अराइज हो सकता है, और अगर आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग हुआ तो मैटर परमानेंटली क्लोज हो जाता है। हाँ जी, वेलकम टू दृष्टि लीगल। मैं हूं दृष्टि, आपकी कंपेनियन आपकी लीगल जर्नी में। और आज ड्राफ्टिंग विद क्लॉड के इस एपिसोड में हम सीखेंगे कि सेटलमेंट एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट करें क्लॉड की हेल्प से। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। सेटलमेंट एग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज डीड, ये होता क्या है? सो बेसिकली सेटलमेंट एग्रीमेंट एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो दो पार्टीज के बीच हुए सेटलमेंट को लीगली रिकॉर्ड करता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि चाहे सेटलमेंट इन कोर्ट हो या आउट ऑफ कोर्ट हो, उसको लीगल वैलिडिटी प्रोवाइड करने के लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। अगर सेटलमेंट कोर्ट के अंदर हो रहा है तो ये सेटलमेंट एग्रीमेंट कोर्ट में पेश किया जाएगा, जज उसको पढ़ेंगे, उसे अप्रूव करेंगे, देन उसे फाइनल लीगैलिटी मिलेगी। वहीं अगर सेटलमेंट आउट ऑफ कोर्ट हो रहा है, यानी कि कोर्ट के बाहर हो रहा है, तो भी ये सेटलमेंट एग्रीमेंट बहुत जरूरी होता है। इस एग्रीमेंट में दोनों पार्टीज की लीगल ऑब्लिगेशन क्लियरली डिफाइन होती है और फ्यूचर में डिस्प्यूट होने का सारा स्कोप खत्म हो जाता है। एक वीक सेटलमेंट एग्रीमेंट में भी आपके इंटेंशंस रिकॉर्ड कर ले, पर एक स्ट्रॉन्ग सेटलमेंट एग्रीमेंट आपको लीगली प्रोटेक्ट भी करता है। और आज की वीडियो में हम यही सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना सीख रहे हैं क्लॉड की हेल्प से और अपने प्रिसाइज फ्रेमवर्क से। बट बिफोर वी एक्चुअली प्रोसीड इनटू प्रॉम्प्टिंग, प्रिसाइज फ्रेमवर्क की ई यानी कि एंटिटीज एंड फैक्ट के लिए कुछ चीजें क्लियर होनी बहुत जरूरी है, और वो ये कि क्या सेटल हो रहा है, पूरी डिस्प्यूट या फिर कुछ स्पेसिफिक क्लेम्स। सेटलमेंट टर्म्स क्या हैं, यानी कि इसमें कितना पैसा इन्वॉल्व है, कितना पैसे में सेटलमेंट हो रही है, कब सेटलमेंट हो रही है और कैसे सेटलमेंट हो रही है। क्या कोई नॉन मॉनेटरी टर्म्स हैं, यानी कि अपॉलजी है या प्रॉपर्टी रिटर्न है या कोई एक्शन लेना है या कोई एक्शन लेना बंद करना है। क्या कोर्ट में कोई केस चल रहा है? अगर हाँ, तो केस विड्रॉ भी करना है। क्या ये सेटलमेंट एग्रीमेंट फुल एंड फाइनल क्लेम है? फ्यूचर क्लेम्स बार हो रही हैं? क्या इस सेटलमेंट एग्रीमेंट के बाद दोनों पार्टीज को कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए? जब एक बार ये सारी चीजें पहले ही क्लियर हों, तब हम अपने प्रिसाइज फ्रेमवर्क का प्रॉम्प्ट रेडी करेंगे। सो अगर आपने ये चीजें क्लियर कर ली हैं, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड फॉर प्रॉम्प्टिंग ऑन क्लॉड। अपने डेस्कटॉप या मोबाइल फोन में क्लॉड ओपन कीजिए एंड प्रिसाइज फ्रेमवर्क का प्रॉम्प्टिंग शुरू करते हैं। सो P इन द प्रिसाइज फ्रेमवर्क स्टैंड्स फॉर पर्सोना। इसमें बताना है कि आप क्या चाहते हैं, क्लॉड अपने आप को क्या समझे। तो आप चाहते हैं कि क्लॉड अपने आप को एक एक्सपीरियंस्ड लॉयर समझे। सो यहाँ हम लिखेंगे कि You are an experienced Indian civil lawyer. Draft a settlement agreement and mutual release governed by Indian law. R in the precise framework stands for relevant context. और यहाँ relevant context क्या है कि एक dispute हुआ था, उसे settle करना है। So यहाँ हम लिखेंगे civil dispute over non-payment of interior design services. Both party now wish to settle amicably and close all proceedings. अच्छा हाँ, एक और चीज, यहाँ इंटीरियर डिजाइनिंग के बाद नॉन पेमेंट पे डिस्प्यूट था, तो हम यहाँ रेलेवेंट कंटेक्स्ट में वो चीजें मेंशन करते हैं। वहीं आपके अपने केस में अगर सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स डिफरेंट हैं, तो यहाँ आप अपने केस का रेलेवेंट कंटेक्स्ट मेंशन करें कि किस चीज का सेटलमेंट था। तो लिखेंगे सिविल डिस्प्यूट ओवर डैश, अपना प्रॉब्लम मेंशन करेंगे, अपना डिस्प्यूट का टॉपिक मेंशन करेंगे। बोथ पार्टीज नाउ विश टू सेटल द मैटर एमिकेबली एंड क्लोज ऑल प्रोसीडिंग्स। सिंपल। प्रिसाइज फ्रेमवर्क में हम यहाँ अपने केस एंड सर्कमस्टांसेस के बारे में बता रहे हैं। आपको पैरेलली ध्यान देना है कि आपके अपने फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस क्या हैं। आपको जगह जगह पे जहाँ डिस्प्यूट ओवर इंटीरियर डिजाइनिंग है, वहाँ आपको अपने केस का फैक्ट डालना है, अपने केस के हिसाब से क्या आपका डिस्प्यूट है वो एंटर करना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन ई ऑफ प्रिसाइज फ्रेमवर्क, दैट इज एंटिटीज एंड फैक्ट। मैंने वीडियो के शुरू में
में यही चीजें मेंशन की हैं कि आपने एंटिटीज और फैक्ट के बारे में पहले से ही जानकारी रखनी है, क्योंकि फैक्ट्स हमेशा इलेबोरेटेड होते हैं और हमें फैक्ट्स को इलेबोरेटेड रखना जरूरी भी है। तभी क्लॉड जो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट ड्राफ्ट करेगा वो टू द पॉइंट होगा। और वैसे भी जेनरिक एग्रीमेंट का मतलब भी क्या है, वो तो ऑलमोस्ट वेग ही होता है। सो लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज एंटिटीज एंड फैक्ट्स। यहाँ हम पार्टीज और उनके सेटलमेंट टर्म्स को मेंशन करते हैं। सो यहाँ हम मेंशन करेंगे कि क्लेमेंट मिस अंजलि वर्मा, रेस्पोंडेंट Mr. Suresh Patel, original dispute ₹5 lakhs for interior design service, settlement ₹3,50,000 full and final, payment ₹2 lakh on signing and ₹1,50,000 within 30 days. Both parties agree to withdraw all the pending legal proceedings. हालांकि अगर आपका फैक्ट डिफरेंट है तो मैंने वीडियो के बिल्कुल शुरू में बताया था ना, उस हिसाब से आपको अपने फैक्ट्स यहाँ मेंशन करने हैं। तो क्लॉड आपके हिसाब से आपका एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके देगा। अब बारी आती है सी इन द प्रिसाइज फ्रेमवर्क की, दैट इज क्लॉज और कॉम्पोनेंट। इसमें हम वो सारे एसेंशियल क्लॉज मेंशन करेंगे जो आपको आपके सेटलमेंट एग्रीमेंट में चाहिए। यूजुअली क्लॉजेस लगभग सारे सेटलमेंट एग्रीमेंट में सेम होते हैं, जो बदलते हैं वो है फैक्ट्स और वो आप अपने हिसाब से ऑल्टर कर ही लेंगे। सो चलिए देखते हैं कि हमें क्लॉज या कॉम्पोनेंट्स में क्या मेंशन करना है। यहाँ हम मेंशन कर सकते हैं कि इंक्लूड 1 रिसाइटल, इसमें हम डिस्प्यूट का बैकग्राउंड मेंशन करेंगे। 2 सेटलमेंट अमाउंट एंड पेमेंट schedule. 3 full and final settlement, no future claims. 4 withdrawal of legal proceeding. 5th mutual release and discharge. 6 confidentiality. 7th breach consequences. 8th entire agreement clause. 9th गवर्निंग लॉ, यहाँ हम वो सिटी या कोर्ट मेंशन करेंगे जहाँ हमारा सेटलमेंट हो रहा है या जो हमारे डिस्प्यूट का ज्यूरिसडिक्शन बन रहा है। 10th सिग्नेचर ब्लॉक विथ विटनेस लाइंस। Now comes the turn of I of our precise framework, that is intent. यहाँ हम लिखेंगे कि draft complete, legally sound, settlement agreement suitable for filing before court if required. And S in the precise framework stands for style and structure. यहाँ हम ये मेंशन करेंगे कि आप कैसे चाहते हैं आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट कैसे ड्राफ्ट हो, किस टोन में ड्राफ्ट हो। सो यहाँ हम मेंशन करेंगे कि फॉर्मल एंड unambiguous language, proper numbered clauses, signature and witness block at end. And now it's the turn of E in our precise framework. E in the precise framework stands for evaluate and iterate. यहाँ हम अपने प्रॉम्प्ट को वापस से इवेल्युएट करते हैं और अगर हमें लगता है कि हमें कुछ एडिशनल ऐड करना है या फिर कोई चीज हमें जो क्लॉड को दोबारा समझानी चाहिए, वो सारी चीजें मेंशन करते हैं। यानी कि अगर आपके सर्कमस्टेंस में कुछ स्पेसिफिक है तो यहाँ वो भी मेंशन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ हम मेंशन करेंगे कि add a non-disparagement clause for employment settlement. Draft this for court-referred mediation filing. Add acknowledgement that both parties understood the terms independently. और ऐसे हमारे precise framework की prompting complete हो गई। जब हमारा पूरा prompt complete हो जाएगा तो हमारा prompt कुछ ऐसा दिखेगा। हम इस prompt को copy करके directly Claude में paste कर देंगे, या फिर वो ये भी सकता है कि शुरू से ही हम ये सारी प्रॉम्प्टिंग डायरेक्टली क्लॉड में कर रहे हो। बट आई वुड रिकमेंड कि आप पहले अपना प्रॉम्प्ट MS वर्ड या फिर गूगल डॉक्स में लिख लें और उसके बाद कॉपी करके डायरेक्टली क्लॉड में पेस्ट करें। हालांकि जैसे मैंने कहा कि ये प्रॉम्प्ट डायरेक्टली क्लॉड में भी एंटर किए जा सकते हैं। आप ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करें एंड एंटर प्रेस करें और क्लॉड बड़े आराम से आपके लिए एक सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करके दे देगा। सो एंजॉय द रिजल्ट्स। और जाते जाते आपकी सहूलियत के लिए एक और चीज बताना चाहूंगी। अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में हमारे इंस्ट्रक्शन क्लॉड के लिए थोड़े से चेंज हो जाते हैं और वो चेंज हम अपने प्रिसाइज फ्रेमवर्क के लास्ट वाले यानी कि इवेल्युएट और इटरेट में लिखते हैं। सो आप ये सर्कमस्टेंसेस कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन ये स्क्रीन पे कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस दिखाए जा रहे हैं जिसमें आप इवेल्युएट और इटरेट में आप अपने हिसाब से यहाँ से आइडिया लेके प्रॉम्प्ट में कुछ सेंटेंसेस मेंशन कर सकते हैं और वो ये रहे। अगर आप लॉयर हैं तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि एग्रीमेंट का ड्राफ्ट होना ही काफी नहीं है।
उसका एग्जीक्यूशन होना प्रॉपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो चुका है तो दोनों पार्टीज के प्रॉपर सिग्नेचर इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 2 विटनेसेस जो कि प्रेफरेबली इंडिपेंडेंट ही होने चाहिए, उनका सिग्नेचर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट होने के बाद आप अपने सेटलमेंट एग्रीमेंट को नोटराइज करा लें, ये रिकमेंडेड है। और अगर ये सेटलमेंट कोर्ट में हो रहा है तो एडवोकेट के सिग्नेचर और कोर्ट की फॉर्मेलिटीज भी इंपॉर्टेंट है। और ये प्रैक्टिकल स्टेप्स मिस करने की वजह से आपका बेस्ट ड्राफ्टेड सेटलमेंट एग्रीमेंट भी बाद में चैलेंज हो सकता है। इसलिए ड्राफ्टिंग और एग्जीक्यूशन दोनों ही सही तरीके से कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के वीडियो में हमने प्रिसाइज फ्रेमवर्क से सेटलमेंट एग्रीमेंट ड्राफ्ट करना सीखा, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव, लीगली साउंड और फ्यूचर प्रूफ है। अगर आप एक लॉयर हैं और आपको एआई की हेल्प से ड्राफ्टिंग सीखनी है या एआई की हेल्प से अपनी ड्राफ्टिंग को पॉलिश करना है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हम ड्राफ्टिंग विद क्लॉड की एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम अलग अलग ड्राफ्ट या अलग अलग तरह के एग्रीमेंट क्लॉड की हेल्प से कैसे ड्राफ्ट करते हैं ये बताते हैं। अगर आपको लीगली ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखनी है लीगल फील्ड से रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड ऑब्वियसली नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे हम कोई भी नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं तो वो आपको विजिबल हो। और कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। आप चाहें तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड कीप लर्निंग।